हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम लॉज ऑफ मोशन का करने वाले हैं पार्ट नंबर 4। सो लेट अस नाउ बिगिन विद इट। आज के वीडियो में जो टॉपिक्स हम करने वाले हैं कवर वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ की, देन वील टॉक अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, देन हाउ फ्रिक्शन इज़ एक्चुअली अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ओरिजिन देखेंगे फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी बात करेंगे, एंड वील ऑल्सो कम अक्रॉस सम क्विज क्वेश्चंस इन बिटवीन। सो लेट अस नाउ बिगिन विद इट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। सो लेट अस कंसीडर दैट देयर आर टू masses, capital M and small m, that you can see in this. This is capital M, this is small m, and ये connected हैं एक दूसरे से by an inextensible string. So ये जो है ये inextensible है, further ये extend नहीं होगा. There will be no change in the length of this string, and ये pass हो रहा है over some hook that you can see here. And we want to calculate the acceleration of the masses along with the tension that you can see right in the string. So obviously if this is the system over here, capital M जो है मास ज़्यादा है स्मॉल m से, तो obviously जो string का जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट का वो कैपिटल M के डायरेक्शन में ही होगा। लगने वाला टेंशन obviously क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, so I will have capital T like this towards the hook. Acceleration will be in this direction as दिस मास इज़ ग्रेटर, एंड वेट जो दोनों का एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड होगा। बड़े वाले का होगा कैपिटल एम जी एंड स्मॉल वाले का स्मॉल एम जी। ओके, सो दिस इज़ द सिस्टम हियर। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है एक्सेलरेशन है ड्यू टू द हैवियर मास ओनली, एंड इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड लाइटर वाला जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, जो आप यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम में दे सकते हैं। सो कैपिटल एम इन दिस डायरेक्शन, स्मॉल एम इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगा हियर। टी इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। नाउ लेट अस यूज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि रिजल्टेंट मोशन जो है फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। ओवरऑल मोशन जो है कैपिटल एम की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है। सो आई विल हैव द इक्वेशन एज कैपिटल एम ए equals to mg minus t. Suppose this is a first equation. Okay, so you just remember that diagram. And जो result in upward force होगा अगर हम small mass में निकाले, it will be small m t minus mg. Suppose this is equation number 2. Let us add both these equations, and when you add and rearrange them, you will get the value of acceleration over here like this. तो obviously आप जानते हैं कि यहाँ पे जो acceleration due to gravity है वो बड़ा है acceleration of the heavier mass से, right? So this is the condition here. So let us divide now equation number 1 by equation number 2. So on dividing it, I'll get it something like this, right? The A will obviously cancel with each other, so I'll have the ratio of the heavier mass and the smaller mass, and I'll transfer this, cross multiply कर दीजिए यहाँ पे simply. So when you cross multiply it, we need to find out the expression for this T. T is what? T is the tension here. So this is the expression for the tension that you will get for these two connected bodies having different masses. अब ये फ्री बॉडी डायग्राम एग्जैक्टली है क्या? देखिए, अगर कई बॉडीज़ मान लीजिए कनेक्टेड हैं बाय अ स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग, यहाँ पे एक ऑलरेडी हुक है, एंड देन आई हैव मैनी, सपोज दिस इज अ हुक, आई हैव मैनी बॉडीज़ कनेक्टेड लाइक दिस, right? I can have n number of bodies connected to each other by a similar by strings or rods over here. So यहाँ पे अगर हम हर बॉडी को एक सेपरेट मान के चले, so it will be easier to write down the equation of motion for each body, right? And हम एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. We can consider all the forces acting on this body, and then we can finally equate it to the net force, जो कि उस बॉडी पे, जिस बॉडी को हमने कंसीडर किया है उस पे लग रहा है, उस बॉडी का मास
एंड द नेट एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी, हम इक्वेट कर सकते हैं फाइनली बाय इक्वेटिंग द कंसिडरिंग ऑल द फोर्सेस एंड इक्वेटिंग इट टू द नेट फोर्स एंड द नेट फोर्स को इक्वेट कर सकते हैं हम सिंपली विद द मास ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी एंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस. सो हमें यही इक्वेशन इस्तेमाल करना है. एफ नेट इज़ ओवरऑल फोर्सेस जो एक पर्टिकुलर बॉडी जो आपने कंसिडर किया है उसमें लग रहा है. तो एक सिंपल डायग्राम ही है जहाँ पे हम एक सिस्टम को शो करने की कोशिश करते हैं एंड हम फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से फोर्सेस जो हैं उस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं. एंड ओके, वी ओनली टेक दैट पर्टिकुलर पार्ट. एंड सिमिलरली हम अलग अलग बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं एज इट मेक्स द कैलकुलेशन ईजियर. तो फ्री बॉडी डायग्राम, अगर सपोज मैंने एक बॉडी यहाँ पे लिया है, इट कैन हैव सपोज अ मास m ओवर हियर. सो फ्री बॉडी डायग्राम का इस्तेमाल हम करते हैं किस तरह से, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उनका डायरेक्शन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. सो यू कैन सी सपोज देयर इज सम बॉडी ओवर हियर एंड इसमें लगने वाला फोर्स, राइट, ग्रेविटी विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ग्रेविटी के रिएक्शन में आपका नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. देन सपोज applied force is this direction, so reverse direction में you will have the frictional force. These are the cases, I mean these are the forces that will be acting on a particular body. और अगर ये body rest पर है तो obviously जो corresponding forces हैं friction का applied force से and gravity का normal force से, यहाँ पे आप simply balance और equate कर सकते हैं for a body to be at rest over here. So let us see one example over here. You can pause the video and try the question over here. Now here you can see there is a pull of 15 Newton which has been applied to a rope, and rope जो है it is attached to a block of mass 7 kg lying on a smooth horizontal surface. So एक smooth horizontal surface है जहाँ पे एक there is a block here, इसका mass 7 kg दिया गया है and एक force लगाया गया है. It has been pulled actually. तो you can take the rope anywhere. Suppose this is the rope and you apply a pull of, कितना फोर्स लग रहा है इस पर 15 न्यूटन का. you're just simply pulling it in this direction. suppose मास जो है रोप का वो दिया गया 0.5 kg. आपको बताना है what is the force that will be exerted by the block, by this block on this rope, right? So you can try this question. Let me show you how will it be done. तो ये एक देख सकते हैं आप, यहाँ पे बॉडी था 7 kg का, इस पर लग रहा है फोर्स F1 which is of 15 newtons, right? and मान लेते हैं A जो है is the acceleration जो कि प्रोड्यूस होता है ब्लॉक में when you apply a force of 15 newton here. okay, so I have here, you can see this equation. If you try to draw the simply your the free body diagram over here, यहाँ पे F1 तो अप्लाइड फोर्स था, F2 एग्जैक्टली है क्या जो यहाँ पे शो किया गया है. F2 इज़ बेसिकली द फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप. तो ओके, एंड F2 डैश क्या होगा, वो एज अ रिएक्शन फोर्स आएगा रोप का ब्लॉक पर. ओके, सो वी कैन कंसीडर दीज. नाउ if A is the acceleration the block on applying a force of 15 Newton, so you can have an equation like this, that is 7 plus 0.5 times A equals to 15 over here. okay, coming back to the question, 0.5 basically mass है rope का, so that is what we have taken here. तो net force हमने यहाँ पे लिया है, we have 7 plus 0.5 times A and we have equated it to 15 Newton, and acceleration की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, that we will get it as 2 meter per second square over here. F2 में जैसे कि मैंने कहा था is basically the force that will be exerted by the block, right, on this rope. तो अगर F2 का डायरेक्शन ये है, F2 डैश सपोज ये ऑपोजिट डायरेक्शन क्योंकि एज अ रिएक्शन फोर्स आता है फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, F2 विल बी इक्वल टू F2 डैश, राइट. नाउ यू नो दैट द F2 डैश जो है इज़ द ओनली फोर्स दैट इज़ एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. ओके, जिसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट मीन्स F2 डैश is actually equal to F2, and so we can have 7 into, right, we have taken the mass of the block multiplied with the acceleration जो हमने initially find out किया है यहाँ पे. So 14 Newton is the answer over here. Second question you can see over here. Okay, एक figure यहाँ पे basically the figure is not being able to show. I'll show you the figure in some time. So there is a figure here जहाँ पे 3 blocks जो है ना
वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, एंड ये जो सिस्टम है दे आर लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, एंड इन्हें पुल किया गया है टू द राइट विद अ फोर्स 50 न्यूटन. ओके, सो इफ these are the masses given m1, m2, this is suppose m3. तो आपको find out करना है what will be the tension T1 and T2, right? So these are the values over here. I'll show you the system now. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m1 है, m2 है, m3 है, कुछ इस तरह से ये कनेक्टेड है. राइट साइड में एक फोर्स F लगाया गया है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन का क्या केस है, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही होगा. अब टेंशन क्या होगा? ओके, तो m1 और m2 के बीच में मान लेते हैं T1 है टेंशन. ये ऑलरेडी शो किया गया है डायग्राम में, आपको T1 और T2 की ही वैल्यू निकालनी है. T1 इधर है एंड दिस इज़ योर T2 ओवर हियर, यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ओके, सो ऑल द ब्लॉक्स विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन because they are under the same force. So force is 50 Newton. So I will have force equals to m1 plus m2 plus m3 times a. तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं f डिवाइडेड बाय m1 m2 प्लस m3. सो सम कर देंगे एंड फोर्स से एक्सेलरेशन को डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे बेसिकली फोर्स को मास से, टोटल मास से हम डिवाइड कर रहे हैं. सो एक्सेलरेशन इज़ 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम यहाँ पे टेंशन सपोज T1 वाला निकाल रहे हैं, तो T1 निकालेंगे तो आप m1 कंसीडर कीजिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम. तो इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1? T1 is simply a force, so m1 into acceleration. So I have 5 into 5/3. Acceleration यही वही है जो हमने अभी निकाला है. So I have 8.33 न्यूटन. सेकेंड केस में अगर आप m3 पे जाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे टेंशन का इस ये डायरेक्शन है और फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट है. ओके, क्योंकि फोर्स जो है राइट साइड लग रहा है, T2 जो है वो लेफ्ट साइड लग रहा है, सेकेंड टेंशन. सो यहाँ पे नेट मूवमेंट तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है. सो F विल बी ग्रेटर. So F minus T2 equals to M3 times A. You put the value of F, then M3 and A, you get the value of T2 as 25 newtons over here. So this is the value that you get over here. I hope the questions are clear to you. Now let us come to a very important concept, that is friction. तो what is this friction basically? कभी भी किसी बॉडी को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बॉडी रखी गई है, इसका कुछ मास होगा m. तो अगर आप किसी इस बॉडी को दूसरे सरफेस के ऊपर, राइट, एक बॉडी को दूसरे सरफेस के ऊपर जब कभी भी आप मूव कराते हो, हमेशा एक जो है फ्रिक्शन फोर्स आता है. इट कम्स इनटू द पिक्चर, राइट. अगर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ये है, अगर ये बॉडी है किसी एक सरफेस पे रखा है, तो अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो फ्रिक्शन का फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन, इट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स. ओके, तो इसी अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, एंड इट एक्ट्स ऑलवेज अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स, दैट यू नीड टू रिमेंबर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पर्पल कलर में एक यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑन दिस surface, right? This is a green surface that you can see. Okay, this is basically a green surface, and when you push this is the pushing force, ये direction है. Okay, when you push it, motion तो इस direction में होगा, but just surface of contact के बीच में, दोनों का जहाँ contact हो रहा है उसी के बीच में friction जो है act करेगा. You can see here, this is the direction of the friction, and it will always like act between in like into the point of contact जहाँ पे इन लोगों का contact हो रहा है, दोनों surfaces का, block का with the horizontal surface, वहीं पे जो है frictional force act करेगा. ओके, तो ये एक यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि what is the direction of the friction over here. So friction as a component of contact force, let us try to see. ये contact force का जो है like component ही है एक्चुअली में. तो मान लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक सरफेस है, यहाँ पे ब्लॉक रखा गया है लाइक दिस. ओके, सो these two bodies have been kept in contact. Suppose अब जब ये contact में होंगी, इन दोनों के बीच में एक attractive force लगने वाला है. They will try to bond with each other, okay, between the particles of this block and this horizontal surface.
सो ये एक दूसरे पे एक फोर्स लगाने की कोशिश करेंगी ऑन ईच अदर, और ये जो फोर्सेस है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं विच आर इक्वल एंड अपोजिट बाय नेचर। एंड कौन सा रूल यहाँ पे लॉ फॉलो हो रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो कॉन्टैक्ट फोर्स को जिस तरह से लगता है, इसी का एक कंपोनेंट जो है निकल के आता है आपका फ्रिक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड द अदर वन इज़ द जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट है, इसको नॉर्मल फोर्स हम कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल है टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज़ बेसिकली द फ्रिक्शन हो गया। एंड जो परपेंडिकुलर है, जो कि नॉर्मल है टू द सरफेस, ये वाला सरफेस के जस्ट नॉर्मल लगने वाला, दिस वन, अगर दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल जो कि फ्रिक्शन है, दिस इज़ द वर्टिकल और द नॉर्मल वन, सो दिस इज़ बेसिकली योर नॉर्मल फोर्स। सो यू कैन सी हॉरिजॉन्टल वाला जो है फ्रिक्शन है, नॉर्मल वाला नॉर्मल फोर्स है सिंपली, जो कि परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है सरफेस के। सो फ्रिक्शन इज एक्चुअली द कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स ओनली। अब ये ओरिजिन क्या है, क्यों फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, राइट। द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सरफेस का लाइक ब्लॉक है जिसको एक सरफेस के ऊपर रखा गया है। सो वेन एवर द टू सर्फेसेज आर इन कॉन्टैक्ट, दे ट्राई टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ ईच अदर, क्योंकि एटम्स के बीच में एक एटॉमिक फोर्सेज, हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जहाँ जहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है। आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग होगी। और क्योंकि सर्फेसेस जो हैं वो इरेगुलर हैं, ऊपर वाला भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना इरेगुलर है, नीचे वाला भी इरेगुलर है, मतलब दे आर नॉट स्मूथ, दे आर नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन, दे आर सिंपली हैविंग सम इरेगुलरिटी लाइक दिस, एंड ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग बनती है। ओके, सो ड्यू टू दीज रेगुलरिटीज़ जो एक्चुअल एरिया होता है और एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना होना चाहिए उससे कम होता है। ओके, हमें लगता तो है कि दोनों सरफेस जो है एकदम एक साथ स्टिक हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, बट एक्चुअली देयर इज़ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ एक्चुअली लेस दैन दैट दे अपीयर टू बी। सो जो प्रेशर होता है इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ वाई दे हैव द मॉलिकुलर बॉन्ड्स फॉर्मिंग ओवर दीज पॉइंट्स। ओके, एंड जब ये बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, कब ब्रेक करेंगे? जब आप पुश करते हैं। अगर आपने इस ब्लॉक को पुश किया इस सरफेस के ऊपर, तो ये मॉलिकुलर बॉन्ड्स जो टूटेंगे फर्दर, जब ये आगे ब्लॉक मूव कर जाएगा तो फिर नए बॉन्ड्स बनेंगे, एंड दिस विल कंटिन्यू दिस वे। तो ये जो डिफॉर्मेशन है, इस वजह से वाइब्रेशंस सेंड्स होते हैं या वाइब्रेशन वेव्स जनरेट होती हैं बॉडीज़ में, एंड दीज वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ दीज वाइब्रेशन, ये डैम्पिंग वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि फाइनली दे विल डाई आउट, राइट। एंड ज़्यादा आप अगर ब्लॉक को मूव करेंगे या मूव भी करते हैं तो हीट कुछ जनरेट होती है इस केस में बिटवीन द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, सो आई होप दिस ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन इज़ क्लियर टू यू। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला जो आपका आता है, सबसे सिंपल, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लेते हैं यहाँ पे एक जो है ब्लॉक रखा गया है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्फेस दैट यू कैन सी हियर। लेट अस अप्लाई अ फोर्स F in this direction. So when you will apply a force on this in this direction, ब्लॉक मान लेते हैं मूव नहीं कर रहा है, इवन इफ़ यू अप्लाई दिस फोर्स। तो क्योंकि अब यहाँ पे फोर्स F लगाया है हमने, अप्लाइड फोर्स, तो इसके अपोजिशन में एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा Fs, जो कि स्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पे बॉडी जो है वो स्टैटिक है, मीन्स बेसिकली बॉडी क्या है, अभी भी रेस्ट पर है। तो जब भी बॉडी रेस्ट पर है, उस केस में जो आपने अप्लाइड फोर्स लगाया है, बॉडी मूव अभी भी नहीं कर रही है, रेस्ट पर है, रुकी हुई है, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन जो है काम करता है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ द फोर्स विच कम्स इनटू द एक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़ व्हेन वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग ओवर द अदर। जस्ट शुरू होने के पहले तक का जो सिचुएशन है, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन ही एक्ट करता है, एंड यू डिनोट इट बाय Fs लाइक दिस, राइट। तो जैसे जैसे आप मान लीजिए, अगर आप इस फोर्स को बढ़ाते चलोगे, आपने इस फोर्स को बढ़ाना शुरू किया, तो एज यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द फोर्स ऑन द ब्लॉक, क्या होगा, राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ना शुरू करेगा। तो F अगर हम बढ़ाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने वैल्यू को F के कॉरिस्पॉन्डिंग, अप्लाइड फोर्स के कॉरिस्पॉन्डिंग बढ़ाता रहेगा, चेंज करता रहेगा। क्यों करेगा? ताकि जो है ये एक दूसरे को बैलेंस कर ले। एंड उस केस में अगर स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी बैलेंस कर रहा है अप्लाइड फोर्स को, तो बॉडी जो है मूव नहीं करने वाला है, द ब्लॉक विल नॉट मूव। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन इज Fs।
अब आपने फोर्स को मान लीजिए एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ा दिया एंड ब्लॉक जो है उसने जस्ट जो है मूव करना शुरू किया, उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड उसे हम डिनोट करेंगे एज एफ एक्स मैक्स, राइट. सो दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, जो which will come into the picture when the body just begin to just starts to move over the surface of the another body. Okay, and this is what the maximum value of the static friction is actually called the limiting friction. And please remember that Fs max obviously जो होगा it will be greater than equal to Fs. obviously static friction से तो ज़्यादा ही होगा. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये लिमिट था, अब इसने मूव करना शुरू कर दिया बॉडी में. सो दिस इज हाउ यू हैव इट द डायग्राम. अब नेक्स्ट आते हैं काइनेमेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन में. अब यहाँ पे तो बड़ा सिंपल है, बॉडी जो है ऑब्वियसली मूव करना शुरू कर देगी. तो काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन को आप एफ जो है के से डिनोट करते हो. ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट विल कम इनटू द पिक्चर when the body is actually now moving. एक steady motion उसने जो है gain कर लिया है and it is simply moving now. means dynamic है, वो move कर रहा है. kinetic है, move कर रहा है. kinetic dynamic means का इसका मतलब ही है कि body अब move कर रहा है, right. so that what it means over here. so in this case body will move with a constant velocity over here. So when the applied force is now greater than the kinetic friction obviously जो देखिए applied force जो होगा वो kinetic friction से ज़्यादा ही होगा, because now the body is moving, you have like आपने achieve कर लिया body को move कराना. so the force of friction will be greater than the kinetic friction over here and the block will now accelerate, it will try to accelerate now. और कितने फोर्स से करेगा? अगर ये बॉडी है, आपने एफ इस डायरेक्शन में लगाया और काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है, राइट. तो नेट फोर्स इस केस में आपका क्या आएगा? एफ माइनस एफ के, जिसको हम इक्वेट कर देंगे मास इंटू एक्सलेरेशन से. तो एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम. सो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर दैन द काइनेटिक फोर्स you will have this acceleration that will be produced in the body. So please remember this, right. This is the situation over here that has been shown with the help of a diagram. तो वेरिएशन कैसे होता है फ्रिक्शनल फोर्स का अप्लाइड फोर्स से? आप यहाँ पे देख सकते हो. और अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई हैव टेकन द अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ, अलॉन्ग वाई एक्सिस आई हैव टेकन फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ, राइट. तो यहाँ पे जो है जैसे जैसे आप जो है अप्लाइड फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन तो बढ़ता चला जाएगा. फिर एक पॉइंट पे मैंने कहा था मैक्सिमम हो जाएगा, इसी को बोला जाता है एफ एक्स मैक्स, जो कि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है. then it starts to decrease this way and kinetic friction obtain होने पे it becomes a graph, a constant graph like this. Okay, so this is how it works. Let us see this question number 3 now. एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg. मान लीजिए एक फ्लोर है जहाँ पे 2 kg का एक मास रखा गया है. ओके, ना द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू दी गई है 0.4 एंड अ फोर्स, दिस इज़ नॉट अ फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली, जस्ट करेक्ट दिस. एक फोर्स जो है मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगाया गया है 2.5 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगा. ओके, so you need to calculate the force of friction that will exist between the block and the floor. Okay, so you can pause the video and try this question. Let me show you how will it be done. So force जो है 2.5 न्यूटन का यहाँ लगाया गया था and this is the force of friction over here. Now limiting friction की value हम यहाँ पे क्या लेते हैं? Fs max will be equals to mu s into r, and you know that r is equal to mg only because mg in this direction, r is in the upward direction, so you can put r as mg over here. Just put the value of mu as 0.4, m is 2, g is 9.8, which is acceleration due to gravity. You get the value of the limiting friction as 7.84 न्यूटन. अब देखिए जो अप्लाइड फोर्स था वो कितना था? 2.5 था, बट यहाँ पे हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन 7.84 ज़्यादा मिल रहा है. सो द ब्लॉक विल नॉट मूव एट ऑल.
एंड क्योंकि ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली यहाँ पे अप्लाइड फोर्स के ही बराबर हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ F इज़ 2.5 न्यूटन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 4. एक बॉडी है जो कि रोल कर रही है ऑन आइस एंड इट इज़ रोलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड and it comes to rest, means final velocity is 0 after traveling a distance of 4 meter. आपको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड जी का वैल्यू दिया गया है 9.8. यूनिट में बता दूं आपको यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो लेट अस नाउ ट्राई टू सी व्हाट विल द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ओवर हियर. तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जिससे वो रोल कर रहा है, दैट इज़ योर 8 मीटर पर सेकेंड. फाइनली वो रुक जाता है, सो सिंस इट स्टॉप्स सो फाइनल वेलोसिटी इज़ 0 and then during the motion it travels a distance of 4 meter. so यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे जिससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s. सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए. सो दिस इज s एक्चुअली. सो यू विल गेट इट एज एक्सेलरेशन एज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, रिटार्डेशन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है. अब यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन फोर्स को डिवाइड कर देंगे mg से एंड यू नो दैट r इज इक्वल टू mg. सो आई हैव ma डिवाइडेड बाई mg विच इज़ a बाई g, 8 डिवाइडेड बाई 9.8. सो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यू गेट इट एज 0.8164. सो दिस इज अ सिंपल number, it's a numerical value. Now question number 5 over here. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार. एक यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे व्हील है सपोज, या व्हील्स हैं बेसिकली, एक यहाँ पे मूविंग कार है. तो इनके बीच में लगने वाला देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है 0.4. अब कार जो है वो रेस्ट पे शुरू होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है. हमें बताना है मिनिमम डिस्टेंस क्या कवर करेगा अगर उसकी फाइनल स्पीड जो एक्वायर होगी वो होगी 72. देखिए ये कैपिटल V, आई मीन नॉट कैपिटल V, दिस इज़ V एक्चुअली विच इज़ योर फाइनल वेलोसिटी गिवन ओवर हियर 72 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या कवर करेगा अगर इसको स्पीड एक्वायर करनी है इतनी 72 किलोमीटर पर आवर की. जी की वैल्यू क्या हम लेंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज यू नीड टू कंसीडर. लेट अस सी इट. देखिए म्यू दिया है 0.5. शुरुआती ये रेस्ट पे था. फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर थी. इसे कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकेंड में. सो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5/18 से. सो आई हैव फाइनल वेलोसिटी एज 20 मीटर पर सेकेंड. अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हम फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू F/R, F इक्वल्स टू M into A and R is mg. Okay, this is mg. So A/G. So I can get the value of mu over here. तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, g को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए. सो A will be mu into g. म्यू की वैल्यू दी है, g की वैल्यू दी है. यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे जो कि आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now from third equation of motion what we have v square minus u square equals to 2as. So let us just put the value of v over here. Initially it was at rest, so u is 0 and 2 into a into s. So I have it as s equals to 40 meter. Okay, so this is the value of s here. I hope जो questions हैं वो आपको clear हुए हैं आज के. And this is the end of part 4 now. If you haven't subscribed to my channel yet, you can visit my YouTube channel Phematics Learning Hub. Also, you can go through my Telegram channel link over here. I also have a Facebook page, so you can visit the page as well. आप सबसे मैं मिलूँगी next turn पे with the 5th part of this laws of motion topic. तब तक के लिए thank you so much everyone.